नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुइवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर की हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी। आज हमारी तीसरी क्लास रहेगी, या अपन कह सकते हैं इस 6 नंबर चैप्टर का हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा, या वीडियो नंबर 3। हमने पिछले वीडियो में धातु क्रम के विभिन्न चरण देखे थे। 4 चरण मैंने आपको बताए थे धातुओं के निष्कर्षण से। धातुओं के निष्कर्षण के 4 चरण हमने देखे थे, या अपन कह सकते हैं धातु क्रम के 4 चरण। 4 चरण कौन से थे? पहला था अयस्क को तोड़ना व पीटना, यानी अयस्क का चूर्णीकरण। दूसरा था अयस्क का सांद्रण। तीसरा था हमारा धातु का निष्कर्षण, और इसमें 2 चरण थे। पहला था सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और दूसरा था धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। और चौथा हमने देखा था धातु शोधन या धातु का परिष्करण। तो आज अपन लगातार 1 बाय 1 यानी एक एक चरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं अयस्क को तोड़ना व पीटना। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। पहला चरण है हमारा, यहां लिख रहा हूं मैं, पहला चरण अयस्क को पिछले वीडियो में धातु क्रम के चरण हमने अच्छी तरीके से देख लिए थे। मैंने आपको सभी चरणों का एक आउटलाइन डायग्राम मैंने आपको बनाया था बोर्ड के ऊपर, और एक एक को मैंने आपको समझाया भी था। और अब हम एक एक चरण को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला चरण ले रहा हूं मैं, अयस्क को तोड़ना व पीटना। इसे हम अयस्क का चूर्णीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क का चूर्णीकरण। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा धातु क्रम का पहला चरण यही है, अयस्क को तोड़ना व पीटना। यह अपन कह सकते हैं अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का चूर्णीकरण। बात सीधी सी है, अयस्क के धातु अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े होंगे, हम उसे चूर्णीकरण अवस्था में लाएंगे, उसका चूर्ण बनाएंगे। देखो, इसके लिए हमें सबसे पहले उपयुक्त धातु अयस्क का चयन करना होता है। अब उपयुक्त धातु अयस्क कौन सा होगा? जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, कम लागत में प्राप्त हो जाए, और उससे सुविधापूर्वक धातु का निष्कर्षण हो सके, उस अयस्क को हम उपयुक्त अयस्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं उपयुक्त अयस्क का चयन। उपयुक्त अयस्क का चयन, यानी अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें किस अयस्क से धातु का निष्कर्षण करना है, उसका चयन करना ही उपयुक्त अयस्क कहलाता है। तो उपयुक्त अयस्क का चयन। अब देखो, धातु अयस्क खानों से प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, बड़े आकृति में। यानी अपन कह सकते हैं कि ये अयस्क बड़े व मोटे होते हैं। मोटे होते हैं, बड़े व मोटे होते हैं। तो हम इनको क्या करेंगे? हम इनको जो क्रशर की सहायता से, क्या कहेंगे? जो क्रशर की सहायता से, जो क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में
बदल लेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लेते हैं। क्या बताया मैंने? हमने उपयुक्त धातु अयस्क का चयन कर लिया। ये धातु अयस्क बड़े आकार के होते हैं, बड़े व मोटे होते हैं। हम इनको जो क्रशर की सहायता से, जो क्रशर ये एक उपकरण का नाम है जिसमें बड़े आकार के धातु अयस्क डालने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने परिवर्तित कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन छोटे टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, स्टैम्प मिल या बॉल मिल में डालकर इसका महीन चूर्ण बना लेते हैं। यानी इसका महीन चूर्ण बना लिया जाता है। अब देखो, स्टैम्प मिल या बॉल मिल में डालकर धातु अयस्क का महीन चूर्ण बना लिया गया। अब इस चूर्ण को चालनियों के द्वारा छाना जाता है, और जो ये छन्नित अयस्क प्राप्त होगा इसे हम कहेंगे चूर्णित अयस्क। क्या कहेंगे? चूर्णित अयस्क। यानी अब हमारा धातु अयस्क चूर्ण अवस्था में आ गया। चालनियों के द्वारा छानेंगे तो जो बड़े टुकड़े वो अलग हो जाएंगे और हमें चूर्णित अयस्क प्राप्त हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले उपयुक्त अयस्क का चयन किया। यह धातु अयस्क बड़े व मोटे होते हैं। इनको जो क्रशर की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को स्टैम्प मिल या बॉल मिल में डालकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है और फिर इसको चालनियों के द्वारा छान लिया जाता है और यह छना हुआ चूर्णित अयस्क कहलाता है। यह पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? अयस्क का चूर्णीकरण। अयस्क का चूर्णीकरण। तो ये हमारा धातु क्रम का पहला चरण कंप्लीट हो गया है। अयस्क को तोड़ना पीटना यानी अयस्क का चूर्णीकरण। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ले रहे हैं सेकंड चरण। सेकंड चरण आएगा हमारा चूर्णित अयस्क का सांद्रण। सेकंड चरण ले रहा हूं अब मैं, तो लगातार बने रहिए आप। सेकंड चरण हमारा रहेगा चूर्णित अयस्क का सांद्रण। यानी अब उपयुक्त धातु अयस्क चूर्णित अवस्था में प्राप्त हो गया है। अब उसका हम सांद्रण करवाएंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी दूसरा चरण है। पहला चरण कंप्लीट हो गया है। क्या कहेंगे? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। देखो, पहले हम ये समझते हैं कि सांद्रण क्यों करवाते हैं। यानी अयस्क से अवांछित अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है वही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। हमें पता है कि धातु अयस्क में सामान्यतया रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सिलिकेट्स यानी सिलिका इत्यादि की अशुद्धियां विद्यमान होती हैं। तो इन अवांछित अशुद्धियों को हम क्या बोलते हैं? अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं धातु अयस्क में, ध्यान से समझेंगे आप, धातु अयस्क में सामान्यतया या सामान्यतः रेत,
मिट्टी, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पत्थर, सिलिकेट, क्या कहेंगे? सिलिकेट, सिलिकेट इत्यादि, इत्यादि अशुद्धियाँ, इत्यादि अशुद्धियाँ विद्यमान होती हैं या उपस्थित होती हैं। इत्यादि अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, होती हैं। इन अवांछित, क्या कहेंगे? इन अवांछित अशुद्धियों को, इन अवांछित अशुद्धियों को, देखो क्या बोलेंगे? आधात्री, ये नाम ध्यान में रखोगे आप, आधात्री, या इसे गैंग भी कहते हैं। अधात्री, गैंग, अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, इस नाम को भी आप ध्यान में रखोगे। मैट्रिक्स या अपअयस्क, या अपअयस्क, अपअयस्क कहते हैं, कहते हैं। देखो क्या कहा हमने? हमने कहा कि धातु अयस्क में सामान्यतया रेत, मिट्टी, रेत, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, सिलिकेट इत्यादि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। इन अवांछित अशुद्धियों को आधात्री, देखो ये नाम बार बार काम आएगा, इसको आप अच्छे से याद कर लोगे। आधात्री या गैंग या मैट्रिक्स, आधात्री, गैंग या मैट्रिक्स या अपअयस्क कहते हैं। बार बार काम आएगा ये कि धातु अयस्क में अधात्री है, गैंग है, तो किसे कहेंगे? इन अवांछित अशुद्धियों को हम आधात्री या गैंग या मैट्रिक्स या अपअयस्क कहते हैं। अब देखो धातु अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। और यहां पर हमारा अयस्क कौन सा है? चूर्णित अयस्क है। भाई पहले चरण में हमने अयस्क का चूर्णीकरण कर लिया है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चूर्णित अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रसादन या अयस्क का सज्जीकरण कहलाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं धातु अयस्क, धातु अयस्क से इन अशुद्धियों को, इन अशुद्धियों को दूर करना, दूर करना अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रसादन, अयस्क का प्रसादन या अयस्क का सज्जीकरण। तीन नाम हो गए।
अयस्क का सज्जीकरण कहलाता है। सज्जीकरण कहलाता है। क्या कहा हमने कि धातु अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण या अयस्क का प्रसादन या अयस्क का सज्जीकरण कहलाता है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं ये आपको पता हो गया है, और अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, यानी धातु अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण, अयस्क का प्रसादन या अयस्क का सज्जीकरण कहलाता है। अब देखो, अयस्क के सांद्रण की अलग अलग विधियां होती हैं और ये डिपेंड करता है कि अयस्क किस प्रकार का है, यानी अयस्क के नेचर के आधार पर अपन ऐसे कह सकते हैं कि अयस्क किस प्रकार का है, उस आधार पर हम सांद्रण की विधि का उपयोग करते हैं। हमने 4 विधि देखी है। पहली विधि हम कह सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि, तीसरी झाग पलवन विधि और चौथी निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। तो अब हम अयस्क के सांद्रण की जो दो विधियां हैं, अयस्क के सांद्रण की 2 विधियां, उनका अध्ययन हम इस आज की क्लास में करेंगे। एक तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। इन 2 विधियों का अध्ययन हम इस आज के वीडियो में करेंगे। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, अयस्क के सांद्रण की विधि। और पहली विधि कौन सी ले रहा हूं मैं ले रहा हूं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो बने रहिए आप लगातार, इंटरेस्ट आने वाला आपको। एकदम सरल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट बनाकर हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। जो भय आपके मन में था कि ये चैप्टर याद नहीं होता है, थ्योरी का चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, इन सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। तो हम ले रहे हैं अयस्क के सांद्रण की पहली विधि। कौन सी? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ये लो, गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। हमने आउटलाइन, इस चैप्टर का आउटलाइन पिछले वीडियो में हमने अच्छे से समझ रखा है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विधि किन धातु अयस्कों के लिए प्रयुक्त की जाती है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि किस प्रकार के धातु अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं, देखो अब चूर्णित अयस्क है हमारे पास। चूर्णित अयस्क में 2 चीजें होंगी, एक तो धातु अयस्क और एक अधात्री या गैंग। तो यदि अधात्री धातु अयस्क की तुलना में हल्की हो, क्या हो? हल्की, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कम घनत्व वाली अधात्री हो, तो हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं धातु अयस्क के सांद्रण के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि धातु अयस्क का घनत्व है। देखो, यही कहा था मैंने आपको कि हम इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट इस विधि का क्या है कि धातु अयस्क का घनत्व ज्यादा है किससे? अधात्री या गैंग की तुलना में। अधात्री का घनत्व है, ये इस विधि का
कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में सेट कर लोगे। बात सीधी सी ये है कि अगर धातु अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अधात्रि होती हैं, अगर वो हल्की हैं, अयस्क की तुलना में हल्की हैं, तो हम उसके सांद्रण के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, समझना स्टेप टू स्टेप। ये हमारे पास क्या है, चूर्णित अयस्क है। भाई पहले चरण में हमने अयस्क का चूर्णीकरण कर लिया था, तो ये हमारे पास है चूर्णित अयस्क। अब देखो इस चूर्णित अयस्क को हम जल में मिलाकर इसको अच्छी तरीके से हिलाते हैं। क्या कहा मैंने, चूर्णित अयस्क को जल में मिलाकर अच्छी तरीके से हिलाते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि इसका एक निलंबन सा बन जाता है। ठीक है, अब इस जल में मिलाए गए निलंबन को हम क्या करेंगे, एक ढालू मेज लेंगे, ढालू मेज, या हम इसे कह सकते हैं नालीनुमा मेज, नालीनुमा मेज। और इसी का नाम क्या है, इस नाम को ध्यान में रखोगे आप, विलफले टेबल, विलफले टेबल इसको कहते हैं, विलफले टेबल। इस ढालू मेज या नालीनुमा मेज या विलफले टेबल पर इस निलंबन को हम जल की तेज धारा, जल की तेज धारा के साथ प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। समझना बात को, प्रवाहित करते हैं। जल की तेज धारा बह रही है, उसके साथ हम इसको इस नालीनुमा या विलफले टेबल पर इसको प्रवाहित करते हैं। तो देखो क्या होगा, यानी जो हल्की आधात्री हैं, हल्की आधात्री के कण जल के साथ बह जाते हैं। समझना बात को, जल के साथ बह जाते हैं, जल के साथ बह जाते हैं। और जो भारी अयस्क के कण होते हैं, भारी अयस्क के कण बचे रहते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि भारी अयस्क के कण विलफले टेबल पर बचे रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं भारी अयस्क के कण बचे रहते हैं। देखो क्या बताया मैंने, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। हमारे पास चूर्णित अयस्क है, इसको जल में मिलाकर हिलाकर इसका एक निलंबन सा बना लेते हैं, फिर इसको एक ढालूनुमा या ढालू मेज या नालीनुमा या विलफले टेबल पर जल की तेज धारा के साथ प्रवाहित करते हैं। तो हल्की आधात्री के कण जल के साथ बह जाते हैं, और जो भारी अयस्क के कण हैं वो उस विलफले टेबल पर बचे रहते हैं। अब देखो, अब हम इस विलफले टेबल का डायग्राम देखें तो देखो डायग्राम कैसा होता है। वैसे डायग्राम का इतना महत्व नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए कि इस विधि में होता क्या है, इसका मेन सिद्धांत क्या है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। फिर भी जानकारी के लिए आपको मैं विलफले टेबल का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। देखो क्या होती है विलफले टेबल। नालीनुमा टेबल होती है, इधर से जल की तेज धारा प्रवाहित की जाती है, जल की तेज धारा
ये देखो नालीनुमा या ढालू मेज इसको कहते हैं। इधर से जल की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जल की तेज धारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अपन क्या डालते हैं? चूर्णित अयस्क। ये चूर्णित अयस्क जिसका हमने जल में घोलकर क्या बनाया था? निलंबन, वो इसमें डाला जाता है। और इधर से जल की तेज क्या आ रही है? धारा। यानी अपन कह सकते हैं ये तो क्या है? चूर्णित अयस्क। चूर्णित अयस्क है इसमें और इसमें, और ये भी क्या है? अब क्या होगा? जो अधात्री के हल्के कण हैं वो तो आगे यहाँ जल के साथ आ जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएंगे? जल के साथ बह जाएंगे। ये लो। और जो भारी अयस्क के कण हैं वो इस विलफले टेबल पर शेष बच जाते हैं। ये लो। यानी अपन कह सकते हैं कि ये तो क्या है? भारी अयस्क के कण, भारी अयस्क के कण। और ये क्या है? ये है हल्की आधात्री। हल्की आधात्री के कण जो जल के साथ बहकर अलग हो जाते हैं। ये लो, ये हमारी विलफले टेबल है जिसको हम ढालूनुमा मेज या नालीनुमा मेज कहते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट इसका मैंने आपको बता दिया है। इसका मेन सिद्धांत क्या है? चूर्णित अयस्क को हम सबसे पहले जल में मिलाकर हिलाकर उसका निलंबन बना लेते हैं, फिर उसको ढालूनुमा मेज या विलफले मेज या नालीनुमा मेज पर प्रवाहित करते हैं जल की तेज धारा के साथ। तो जो हल्के आधात्री के कण हैं वो जल के साथ अलग हो जाएंगे और जो भारी अयस्क के कण हैं वो इस विलफले टेबल पर शेष बचे रहते हैं। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको विधि बता दी, विधि का डायग्राम बता दिया, इसका सिद्धांत आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ये विधि किन अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। ये बात भी आप ध्यान में रखोगे। देखो, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो आयरन, क्या कहेंगे? आयरन व टिन के ऑक्साइड होते हैं, टिन के ऑक्साइड, आयरन व टिन के ऑक्साइड तथा कार्बोनेट, क्या कहेंगे? कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण में, अयस्कों के सांद्रण में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि काम में ली जाती है। क्या बताया मैंने? वापस से आपको समझा रहा हूं। आयरन व टिन के ऑक्साइड, जैसे आयरन की बात करूं मैं तो Fe2O3, क्या नाम है इसका? अरे हेमेटाइट नहीं है क्या? हेमेटाइट। और अगर टिन की बात करूं तो SnO2, इसका नाम है केसीटेराइट, केसीटेराइट।
यानी इसको हम टिन स्टोन भी कहते हैं। याद रखोगे तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। इनका सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किया जाता है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, आयरन व टिन के ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल लिया हमने, एक तो आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 हेमेटाइड इसका नाम है, दूसरा हमने टिन का ऑक्साइड लिया SnO2 नाम है इसका कैल्सीटेराइट, और इसी को हम टिन स्टोन भी कहते हैं। तो हमारी अयस्क के सांद्रण की पहली विधि कंप्लीट हो गई है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। सिद्धांत बता दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है और इस विधि का डायग्राम बता दिया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेते हैं हम दूसरी विधि। दूसरी विधि हमारी रहेगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। इंपॉर्टेंट है भाई, चुंबकीय पृथक्करण विधि भी इंपॉर्टेंट है। उसका भी हम सिद्धांत देखेंगे, क्या इसकी कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, और चुंबकीय पृथक्करण विधि किन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। डिटेल से अध्ययन करने वाले तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ। अब हमारी रहेगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। दूसरी हमारी रहेगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। बने रहिए लगातार, इंटरेस्ट आने वाला है आपको। अभी इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब हमारी दूसरी अयस्क के सांद्रण की दूसरी विधि कौन सी रहेगी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। सेकंड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक, क्या कहेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। देखो वही बात, अब यानी हमें पहले ये पता होना चाहिए कि यह विधि किन धातु अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। तो इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ये है कि चूर्णित जो अयस्क है हमारे पास, देखो समझना, चूर्णित अयस्क में यदि दो अयस्क हो, क्या हो? दो अयस्कों का मिश्रण, दो अयस्कों का मिश्रण हो और दोनों अयस्कों में से एक घटक, क्या कहेंगे? एक घटक की चुंबकीय प्रकृति हो, एक घटक की चुंबकीय प्रकृति हो, तो हम चुंबकीय पृथक्करण विधि उपयोग में लेते हैं। क्या बताया मैंने कि चूर्णित अयस्क में यदि दो अयस्कों का मिश्रण हो और दोनों घटकों में से एक घटक की चुंबकीय प्रकृति हो, तो उस स्थिति में हम धातु अयस्क का सांद्रण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। तो ये इसका सिद्धांत कह सकते हैं अपन या
कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें करते क्या हैं। देखो, इस विधि में जो चूर्णित अयस्क है, चूर्णित अयस्क है, उस चूर्णित अयस्क को एक रोलर पर, देखो रोलर कह सकते हैं या हम पट्टा कह सकते हैं, पट्टा, रोलर या पट्टे पर, रोलर या पट्टे पर डाला जाता है, डाला जाता है। अब देखो, ये जो रोलर और पट्टा है, इसकी जो गिरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती हैं चुंबकीय। इसका मतलब जब हम चूर्णित अयस्क को रोलर व पट्टे पर डालेंगे तो जो चुंबकीय कण होते हैं अयस्क में, चुंबकीय कण, वो रोलर के क्या कहेंगे, रोलर की घिरनियों पर, रोलर की घिरनियों पर आकर्षित होकर, आकर्षित होकर, समझना बात को, आकर्षित होकर रोलर के निकट गिरने लगते हैं, रोलर के निकट गिरने लगते हैं, रोलर के निकट गिरने लगते हैं। और जो अचुंबकीय कण होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि अचुंबकीय कण, अचुंबकीय कण ये रोलर से दूर गिरते हैं, रोलर से दूर गिरते हैं, रोलर से दूर गिरते हैं। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ। चूर्णित अयस्क को रोलर व एक घूमता हुआ पट्टा होता है जिसे हम पट्टा कह सकते हैं या रोलर पर डाला जाता है, तो जो चुंबकीय कण है ये तो रोलर की घिरनियों पर आकर्षित होकर रोलर के निकट यानी पास में गिरने लगते हैं, और जो अचुंबकीय कण है वो रोलर से दूर गिरने लगते हैं। ये विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखो हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो डायग्राम, ये है रोलर, इस प्रकार से यह घूमता हुआ रहता है, इस प्रकार से ये होती हैं इसमें घिरनियाँ। ये घूम रहा है इस प्रकार से, और हम यहाँ पे यानी ये अपन इसको कह सकते हैं पट्टा कह सकते हैं, पट्टा या रोलर। पट्टा या रोलर। हम यहाँ पे क्या डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे चूर्णित अयस्क। ये लो, तो ये इस पट्टे के साथ चलता हुआ, और ये जो चुंबकीय रोलर है यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पे पहुँचेगा, तो क्या होगा, जो चुंबकीय कण है वो तो इसके पास ही गिर जाएंगे, यानी यहाँ पर, और जो अचुंबकीय कण होंगे वो इससे दूर गिरेंगे। ये लो, ये तो क्या है, अचुंबकीय कण है, और इसमें क्या है, चुंबकीय कण।
यहाँ से हम चूर्णित अयस्क को डालेंगे, बात सीधी सी है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें तो क्या है, चूर्णित अयस्क, चूर्णित अयस्क, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, इसमें है चुंबकीय कण, या अपन कह सकते हैं अयस्क के चुंबकीय कण, और इसमें है अचुंबकीय कण। अचुंबकीय कण, और ये क्या है, ये है चुंबकीय रोलर। हम इसको चुंबकीय रोलर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये जो चुंबकीय कण है, ये इससे आकर्षित होकर इसके पास ही गिरने लगते हैं और ये दूर गिरेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार जो चुंबकीय अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। तो ये रही हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, चूर्णित अयस्क को हम, ये तो इसका सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है कि चूर्णित अयस्क होगा उसमें यदि दो अयस्कों का मिश्रण है, अपन कह सकते हैं कि किसी दूसरे अयस्क की अशुद्धि है और उनमें से कोई भी एक घटक क्या है, चुंबकीय प्रकृति का है, तो हम उसको हटाने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि काम में लेते हैं। यानी ये तो है इसका सिद्धांत। अब देखो हमने क्या कहा कि चूर्णित अयस्क को हम रोलर या पट्टे पर डालते हैं। देखो ये डाल रहे, तो चुंबकीय जो कण होंगे वो रोलर की घिरनियों पर आकर्षित होकर इसके निकट गिरने लगते हैं, और जो अनुचुंबकीय अचुंबकीय कण है, अचुंबकीय कण, वो रोलर से दूर गिरने लगते हैं। तो ये हमारी हो गई चुंबकीय पृथक्करण विधि। डायग्राम को भी आप अच्छे से याद कर लोगे, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो हमने अयस्क के सांद्रण की दो विधियां इस आज की क्लास में पढ़ ली हैं। यानी हमने पहला चरण पढ़ लिया अयस्क का चूर्णीकरण, और दूसरा चरण था हमारा अयस्क का सांद्रण, उसमें हमने दो विधियों का अध्ययन कर लिया है। पहली थी हमारी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरी थी हमारी चुंबकीय पृथक्करण विधि। अब देखो, अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यह विधि किन अयस्कों के, किन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। तो देखो बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। अपन कह सकते हैं कि जो टिन का ऑक्साइड है, टिन का ऑक्साइड SnO2, SnO2, और इसको हमने अभी क्या नाम दिया था, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट। अब देखो इस कैसीटेराइट में एक तो अशुद्धि होती है Fe2O3 की और एक अशुद्धि होती है FeWO4 की। देखो ये तो क्या है, ये तो है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और ये है वोल्फ्रामाइट। क्या कहेंगे, वोल्फ्रामाइट, इसको वुल्फ्रामाइट भी कहते हैं। चलो वुल्फ्रा लिखते हैं अपन, वुल्फ्रामाइट। यानी इस टिन के ऑक्साइड में यानी कैसीटेराइट में एक तो अशुद्धि किसकी मिली हुई है, हेमेटाइट की, और एक अशुद्धि मिली हुई है वुल्फ्रामाइट की। तो हम इस टिन के ऑक्साइड का जो सांद्रण है वो करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, आप इस एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखोगे। तो हमने दो विधियां पढ़ ली। अब देखो हमारी अयस्क के सांद्रण की दो विधियां और हैं शेष, झाग पलवन विधि और निक्षालन, जिसको हम रासायनिक पृथक्करण विधि भी कहते हैं। इनका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।